दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रविवरण के बारे में, प्रविवरण क्या है, प्रविवरण किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट है, प्रविवरण के बारे में और प्रविवरण की कंटेंट्स, विषय वस्तु के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम कुछ विशेष प्रकार के जो प्रविवरण हैं, जिसमें संक्षिप्त प्रविवरण, एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल जो है वो, और गोल्डन रूल ऑफ फ्रेमिंग प्रोस्पेक्टस जिसको प्रविवरण निर्माण का स्वर्णिम नियम कहा जाता है, और इसके अलावा मायावी प्रविवरण, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जो है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। संक्षिप्त प्रविवरण। संक्षिप्त प्रविवरण से तात्पर्य ऐसे विवरण पत्र से है जिसमें प्रविवरण की ऐसी विशेषताएं होती हैं जो सेबी द्वारा विनियम बना के, नियम कानून बना के निर्धारित की जाती हैं। एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस मीन्स ए मेमोरेंडम कंटेनिंग सैलिएंट फीचर्स ऑफ ए प्रोस्पेक्टस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी बाय मूविंग रेगुलेशंस इन दिस बिहाफ। तो संक्षिप्त प्रविवरण वो है जो सेबी के नियमों के अनुसार बनता है। आवेदन फॉर्म के साथ संक्षिप्त प्रविवरण देना आवश्यक है। किसी भी कंपनी की प्रतिभूतियों क्रय के लिए कोई भी आवेदन फॉर्म तब तक जारी नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके साथ संक्षिप्त प्रविवरण ना हो। एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस उसके साथ होता है, लेकिन इसका एक अपवाद भी है। यदि कोई आवेदन फॉर्म निम्नलिखित में से किसी भी दशा में जारी किया जाता है तो उसके साथ संक्षिप्त प्रविवरण उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें पहली बात तो यह है कि जब किसी व्यक्ति को अंशों अथवा ऋण पत्रों के अभिगोपन का ठहराव करने के लिए सद्भावना पूर्वक निमंत्रण दिया जा रहा हो, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जब वे अंश या ऋण पत्र जनता को प्रस्तावित ही नहीं किए जा रहे हों, तब आवेदन पत्र के साथ संक्षिप्त प्रविवरण लगाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आवेदन पर प्रविवरण की प्रति होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति प्रविवरण की प्रति हेतु आवेदन करता है तो कंपनी को अभिदान सूची तथा प्रस्ताव के बंद होने से पूर्व उसकी प्रति उपलब्ध करानी पड़ेगी, और अगर इसमें इसका पालना नहीं की जाती तो जो दंड का प्रावधान है उसमें प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ प्रविवरण या विवरण की विशेषताओं युक्त विवरण उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उस दोषी व्यक्ति पर 50,000 रुपये प्रति त्रुटि तक का जुर्माना भी किया जा सकता है। तो ये संक्षिप्त प्रविवरण के बारे में इम्पॉर्टेंट बात है, जिसको हम एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। तो उसके साथ आवेदन फॉर्म के साथ एक एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस होना, संक्षिप्त प्रविवरण होना जरूरी है। दूसरा आता है माना हुआ प्रविवरण, जिसको हम डीम्ड प्रोस्पेक्टस भी कहते हैं। कभी कभी कोई कंपनी अपने प्रतिभूतियों का आवंटन करने का ठहराव किसी अन्य कंपनी या निर्गम हाउस को इस विचार से करती है कि वह अन्य कंपनी या फर्म उन प्रतिभूतियों को जनता को विक्रय हेतु प्रस्तावित करेगी। इसी क्रम में जब वह अन्य कंपनी या फर्म जिस प्रलेख के माध्यम से उन प्रतिभूतियों के विक्रय हेतु जनता को प्रस्ताव करती है तो कंपनी द्वारा जारी किया गया प्रविवरण ही माना जाएगा, अर्थात उसको माना हुआ प्रविवरण या डीम्ड प्रोस्पेक्टस कहा जाता है। उस अन्य कंपनी द्वारा जनता को विक्रय हेतु जारी किया गया प्रलेख कंपनी द्वारा जारी किए गए प्रविवरण के समान ही समझा जाता है, और उसके लिए कुछ जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उसमें पहली बात है कि उस प्रलेख पर प्रविवरण की विषय वस्तु संबंधी सभी प्रावधान लागू होते हैं। दूसरी बात, उस प्रलेख में किसी असत्य कथन या किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य के विलोप के लिए, ओमिशन के लिए वही परिणाम होते हैं जो ऐसे प्रविवरण की दशा में होते हैं। और तीसरी बात, ऐसे प्रलेख को जारी करने वाले व्यक्तियों का प्रतिभूतियों के आवेदकों के प्रति वे ही दायित्व होंगे जो प्रविवरण जारी करने वालों के प्रतिभूतियों के आवेदकों के प्रति होते हैं। इसका जनता को प्रस्तावित करने का अभिप्राय माना जाता है, नियत मानी जाती है, और उसमें यदि अन्यथा सिद्ध नहीं किया जाता है तो कुछ स्थितियों में उसी प्रकार से दोषी माना जा सकता है। पहली बात आती है यदि प्रतिभूतियों के आवंटन या आवंटन के ठहराव के 6 माह के भीतर उन प्रतिभूतियों या उनमें किन्हीं प्रतिभूतियों का विक्रय का प्रस्ताव जनता को कर दिया गया है। दूसरा, यदि जिस तिथि को उन प्रतिभूतियों के विक्रय का प्रस्ताव किया गया था उस तिथि को कंपनी को उन प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाला संपूर्ण प्रतिफल कंपनी को प्राप्त नहीं हुआ है। अतिरिक्त विषय वस्तु का प्रविवरण में उल्लेख किया जाता है।
ऐसे डीम्ड प्रोस्पेक्टस या माने हुए प्रविवरण में प्रविवरण की सारी बातों का आवश्यक बातों के अतिरिक्त उल्लेख किया जाएगा। उसमें प्रमुख बातें हैं, इस प्रस्ताव से संबंधित प्रतिभूतियों के संबंध में कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया अथवा किया जाने वाला प्रतिफल की शुद्ध राशि, इसका उल्लेख करना जरूरी है। दूसरा, वह समय एवं स्थान जहां पर प्रतिभूतियों के आवंटन या आवंटित करने के अनुबंध का निरीक्षण किया जा सकता है। और तीसरा, ऐसे प्रस्ताव करने वाले व्यक्तियों का नाम प्रविवरण में कंपनी के संचालकों की तरह ही लिखा जाता है। और माने हुए प्रविवरण के संबंध में जो अंतिम बात आती है, प्रलेख पर हस्ताक्षर। ऐसे प्रलेख पर ऐसा प्रस्ताव करने वाली कंपनी के कम से कम 2 संचालकों या फर्म के कम से कम आधे संचालकों या साझेदारों के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। तो ये माने हुए प्रविवरण के संबंध में जो आवश्यक बातें हैं उसका हम लोगों ने जिक्र किया। तीसरा जो है वो सदस्यों द्वारा अंशों के विक्रय हेतु प्रस्ताव, जिसको हम ऑफर फॉर सेल OFS भी बोलते हैं, ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स बाय मेंबर्स OFS। कभी कभी कंपनी के कुछ सदस्य कंपनी के संचालक मंडल से परामर्श करके कंपनी में अपने द्वारा धारित सभी या कुछ अंश बेचने का प्रस्ताव करते हैं, किंतु उन्हें भी ऐसा विक्रय हेतु प्रस्ताव निर्धारित की गई रीति के अनुरूप ही करना पड़ता है। ऐसे विक्रय के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं। उसमें पहली बात तो आती है विक्रय हेतु प्रस्ताव को प्रविवरण माना जाना। सबसे पहली बात, जो विक्रय हेतु OFS जो है, ऑफर फॉर सेल जो है, उसी को प्रविवरण माना जाता है। किसी भी प्रलेख जिसके माध्यम से कंपनी के सदस्य जनता को अपने द्वारा धारित अंशों के विक्रय का प्रस्ताव करते हैं, उसे भी कंपनी द्वारा जारी किया गया प्रविवरण ही माना जाता है और फलस्वरूप उस पर भी प्रविवरण संबंधी प्रावधान लागू होते हैं और उसके भी वैसे ही प्रभाव होंगे जैसे प्रविवरण के होते हैं। जिसमें सबसे पहली बात, इसकी विषय वस्तु भी प्रविवरण की विषय वस्तु के समान होगी। दूसरा, इसका पंजीयन और निर्गमन भी उन्हीं प्रावधानों के अनुरूप होगा जिसके अनुरूप प्रविवरण का होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इसमें भी अगर वर्णित असत्य, भ्रामक कथन या विलोपित तथ्य दिए गए हैं तो उनके भी वही प्रभाव होंगे जो असत्य या भ्रामक प्रविवरण के होते हैं। और चौथी बात, इसके आधार पर प्रतिभूतियों के लिए आवेदन करने वालों को भी वे ही उपचार प्राप्त होंगे जो प्रविवरण के आधार पर आवेदन करने वालों को प्राप्त होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है OFS के संबंध में। दूसरा, कुछ अन्य बातों का उल्लेख नहीं किया जाता। सदस्यों द्वारा विक्रय हेतु प्रस्ताव के प्रलेख में कुछ अन्य बातों का उल्लेख किया नहीं जाता। उसमें नंबर 1 आता है न्यूनतम अभिदान के प्रावधानों का। दूसरा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन का, न्यूनतम आवेदन राशि के प्रावधानों का। तीसरा, अप्रयुक्त राशि के संबंध में संचालकों द्वारा प्रविवरण देने संबंधी प्रावधानों का। और चौथा, अन्य सभी प्रावधानों का सूचना का जिसे प्रस्तावक द्वारा एकत्र या संपादित नहीं किया जा सकता। इस हेतु प्रस्तावक को ऐसे प्रावधान का उल्लेख और पालना नहीं करने के औचित्य का विवरण देना होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो OFS के संबंध में आती है, वो सभी कार्यवाहियां करने का कंपनी को अधिकार प्राप्त होता है। जिन सदस्यों के द्वारा धारित अंशों के विक्रय का प्रस्ताव किया जा रहा है, उन्हें सामूहिक रूप से कंपनी को अधिकृत करना होगा, ऑथोराइज करना होगा कि वह कंपनी उस विक्रय हेतु प्रस्ताव के संबंध में उनके लिए तथा उनकी ओर से कोई भी कार्यवाही कर सकेगी। इसके अतिरिक्त इस बात के लिए भी उन्हें सहमति देनी होगी कि इस संबंध में होने वाले सभी व्ययों का कंपनी को वे पुनर्भरण कर देंगे, रियम्बर्समेंट वो कर देंगे। और चौथी इंपॉर्टेंट बात जो OFS के संबंध में आती है, उसमें व्ययों का भार वहन करने वालों के नाम का प्रकटीकरण। विक्रय हेतु प्रस्ताव के प्रलेख में उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के नाम का कारण सहित उल्लेख किया जाएगा जो उस प्रस्ताव की लागतों को, व्ययों को वहन करेगा। तो ये OFS के संबंध में जो इंपॉर्टेंट बात, ऑफर फॉर सेल ऑफ शेयर्स बाय मेंबर्स के संबंध में इंपॉर्टेंट बात थी। अब बात आती है शेल्फ प्रोस्पेक्टस की, शेल्फ प्रविवरण की। कुछ वर्गों की या किसी वर्ग की कुछ कंपनियों की सुविधा के लिए कंपनी अधिनियम में शेल्फ प्रविवरण की व्यवस्था दी गई है। शेल्फ प्रविवरण के प्रावधान के कारण उन कंपनियों को प्रतिभूतियों के प्रत्येक निर्गम के लिए प्रविवरण तैयार करना और रजिस्ट्रार से पंजीयन कराना नहीं पड़ेगा।
मतलब उनको ये सारे खर्चे नहीं करने पड़ते और इससे कंपनियों के धन और समय की बचत होगी। शेल्फ प्रविवरण एक प्रविवरण ही है जो उन प्रतिभूतियों या उन वर्गों की प्रतिभूतियों जिसका उसमें उल्लेख किया गया है कि एक निश्चित अवधि में एक या अधिक निर्गमों के लिए और प्रविवरण जारी किए बिना अभिदान हेतु जारी किया गया है। Shelf prospectus means a prospectus in respect of which the securities or class of securities included therein are issued for subscription in one or more issues over a certain period without the issue of a further prospectus. स्पष्ट है, शेल्फ प्रविवरण एक प्रविवरण ही है जो किसी वर्ग की या किन्हीं वर्गों की कंपनियों द्वारा एक निश्चित अवधि में उन प्रतिभूतियों या उन वर्गों की प्रतिभूतियों का जिनका इसमें उल्लेख किया गया है कि एक या अधिक निर्गम द्वारा अभिदान प्राप्त करने के लिए जारी किया गया है। इसमें कुछ जो विशेष प्रावधान किए गए हैं उसमें पहली बात यह है कि किसी वर्ग या कुछ वर्गों की कंपनियों द्वारा फाइल करना। शेल्फ प्रविवरण सेबी के द्वारा विनियमित निर्धारित की गई किसी वर्ग अथवा किन्हीं वर्ग की कंपनियों द्वारा रजिस्ट्रार के पास फाइल किया जा सकता है। रजिस्ट्रार के पास इसको भी फाइल करना होगा। यह प्रविवरण उसमें वर्णित प्रतिभूतियों के प्रथम प्रस्ताव के समय ही फाइल किया जाता है। दूसरा, इसकी जो वैधता की अवधि है वो 1 वर्ष की होती है। तीसरा, वैधता अवधि में दोबारा इसको प्रविवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है और प्रतिभूतियों के निर्गम के लिए पुनः फाइल नहीं किया जाता। चौथी बात, सूचना प्रविवरण जो है, सूचना विवरण पत्र फाइल किया जाता है। जो कंपनी शेल्फ प्रविवरण प्रस्तुत करेगी उसे एक सूचना स्मरण पत्र या विवरण पत्र रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। इसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, सूचना विवरण पत्र को फाइल करने का समय है और उस समय में इसको फाइल किया जाएगा। जनरली द्वितीय एवं तृतीय पश्चातवर्ती प्रस्ताव की तिथि के 1 माह के पूर्व भीतर इसको प्रस्तुत किया जाता है। और छठी इम्पॉर्टेंट बात है, परिवर्तन करने से पूर्व प्रतिभूतियों के लिए प्राप्त आवेदन की। कभी कभी कंपनी द्वारा सूचना विवरण पत्र में परिवर्तन करने से पूर्व ही उन प्रतिभूतियों के आवंटन हेतु आवेदन अभिदान राशि के साथ प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसी दशा में कंपनी उन आवेदनकर्ताओं को परिवर्तनों की सूचना देगी। ऐसे में वे आवेदक यदि अपनी आवेदन राशि वापस प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उनको 15 दिन के भीतर वो आवेदन राशि लौटानी होती है। और जो अंतिम बात शेल्फ प्रविवरण के संबंध में इम्पॉर्टेंट है, वो शेल्फ प्रविवरण एवं सूचना विवरण पत्र को प्रविवरण माना जाना। सूचना विवरण पत्र प्रतिभूतियों के प्रत्येक प्रस्ताव के समय फाइल किया जाता है और यह विवरण पत्र तथा शेल्फ प्रविवरण दोनों ही प्रविवरण के समान माने जाते हैं। तो स्पष्ट है, शेल्फ प्रविवरण भी एक प्रकार से प्रविवरण ही है। मायावी प्रविवरण, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। पिछले कुछ वर्षों से प्रतिभूतियों का बुक बिल्डिंग प्रक्रिया से निर्गमन का प्रचलन बढ़ा है। बुक बिल्डिंग प्रोसेस भी एक प्रकार का एक प्रोसेस है जिसमें शेयर्स का अलॉटमेंट किया जाता है और उसका प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। इस प्रक्रिया में निर्गमकर्ता कंपनी को रजिस्ट्रार के पास एक मायावी प्रविवरण, जिसको हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं, वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है। मायावी प्रविवरण से आशय किसी इस प्रकार के प्रविवरण से है जिसमें उसमें उल्लिखित प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य के संबंध में पूर्ण विवरण नहीं होता है। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मीन्स ए प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ द क्वांटम और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडेड देयरऑन। तो स्पष्ट है कि मायावी प्रविवरण एक प्रकार का प्रविवरण ही है, लेकिन उसमें उल्लिखित प्रतिभूतियों की मात्रा या मूल्य का पूर्ण विवरण नहीं होता है। इसके संबंध में जो प्रमुख प्रावधान है उसमें पहला प्रावधान हम बता सकते हैं जिसमें प्रविवरण के निर्गमन से पूर्व निर्गमन। कोई भी प्रतिभूतियों का प्रस्ताव करने वाली कंपनी प्रविवरण जारी करने से पूर्व मायावी प्रविवरण जारी कर सकती है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जारी कर सकती है। दूसरा, इसको भी रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होगा। अभिदान सूची खुलने से 3 दिन पूर्व मायावी प्रविवरण को रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देना आवश्यक है। तीसरी बात आती है, प्रविवरण के समान ही दायित्व होंगे। जो प्रविवरण के दायित्व होते हैं वही सारे दायित्व इसमें भी होते हैं। और चौथी बात, अगर हेरफेर और परिवर्तन हुए हैं तो उसका उल्लेख भी प्रविवरण में किया जाता है। और
पांचवी और अंतिम इम्पॉर्टेंट बात है, रजिस्ट्रार तथा सेबी के पास प्रविवरण फाइल करना। जो कंपनियां मायावी प्रविवरण जारी करती हैं उन्हें प्रस्ताव बंद होने के बाद अपना प्रविवरण रजिस्ट्रार तथा सेबी के पास फाइल करना होता है और उसमें बहुत सारी सूचनाएं दी जाती हैं, जिसमें ऋण या अंश पूंजी के रूप में प्राप्त कुल पूंजी, प्रतिभूतियों का अंतिम मूल्य और इसके अलावा कोई अन्य विवरण जो मायावी प्रविवरण में नहीं दिया गया है। तो ये मायावी प्रविवरण के बारे में हमने जिक्र किया। अब बात आती है प्रविवरण निर्माण का स्वर्णिम नियम की, द गोल्डन रूल फॉर फ्रेमिंग प्रोस्पेक्टस। प्रविवरण हम जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि प्रविवरण किसी भी कंपनी के जीवन में एक इम्पॉर्टेंट प्रलेख है, महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रलेख है। इसके आधार पर ही जनता कंपनी के अंशों और ऋण पत्रों का क्रय करती है, क्रय का अनुबंध करती है। और अगर देखा जाए तो वास्तव में यह कंपनी और इसके सदस्यों का तथा ऋण पत्रधारियों के बीच का अनुबंध का आधार माना जाता है। इसमें वर्णित बातों और तथ्यों पर विश्वास करके ही जनता कंपनी के अंशों और ऋण पत्रों को खरीदने के लिए प्रेरित होती है और इसमें किसी भी प्रकार की भूल है, असत्य कथन है, ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए इसमें ये माना जाता है कि किसी भी बात को छुपाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वाइस काउंसलर किंडर्सले ने एक मामले का निर्णय देते हुए इसमें लिखा था कि प्रविवरण में प्रत्येक बात को बिल्कुल सही और ईमानदारी से प्रस्तुत करना चाहिए। कोई भी ऐसी बात तथ्यपूर्ण ढंग से नहीं लिखी जानी चाहिए जो उस रूप में नहीं है, तथा किसी भी तथ्य को लिखने में भूल नहीं करनी चाहिए जो उन विशेषाधिकारों एवं लाभों की प्रकृति को प्रभावित करती है और जिसका प्रविवरण में अंशों के क्रय के लिए प्रेरित करने हेतु उल्लेख किया गया है। तो स्पष्ट है कि प्रविवरण में सभी तथ्यों में सत्यता होनी चाहिए, किसी तथ्य को छुपाया नहीं जाना चाहिए और किसी भी विवरण से भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। प्रविवरण में इन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है और इसीलिए वाइस काउंसिल पेजवुड ने इसी बात को स्वर्णिम नियम या परंपरा का सिद्धांत कहा है, प्रिंसिपल ऑफ गोल्डन लीगेसी कहा है। उन्होंने संक्षेप में इस सिद्धांत को अंशधारियों एवं संचालकों के बीच आचरण का नियम भी कहा है, द रूल ऑफ कंडक्ट बिटवीन शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स के नाम से उन्होंने संबोधित किया है। तो ये प्रविवरण निर्माण का स्वर्णिम नियम माना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। इस वीडियो में हमने बहुत जो इम्पोर्टेंट शब्दावली है, जो मायावी प्रविवरण के नाम से या OFS के नाम से, ऑफर फॉर सेल के नाम से, या शेल्फ प्रोस्पेक्टस के नाम से, या एब्राइज्ड प्रोस्पेक्टस के नाम से जानी जाती है, ये बड़े इम्पोर्टेंट शब्दावली है और इसे हमें जानना बहुत आवश्यक है। उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। थैंक्स।